हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं 3.5 एक्सरसाइज ऑफ NCERT। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method। तो फ्रेंड्स, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो हम समझ चुके हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें सॉल्व करना होगा इन इक्वेशंस को, लेकिन इनमें से उन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करना है जिनका यूनिक सॉल्यूशन है। तो चलिए पहले फाइंड करते हैं कि इनका सॉल्यूशन है कैसा। अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो या नो सॉल्यूशन हो तो आपको बस बताकर छोड़ देना है, और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको उसका सॉल्यूशन देना भी है, और देने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प लेनी है। तो मैं फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम में देख लीजिए, हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस 3y माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस का ज़रा सॉल्यूशन पता कर लेते हैं, कैसा सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन पता करने के लिए आपको a1 अपॉन a2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 3 है, तो ये a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3 बन जाता है। अब b1 अपॉन b2 फाइंड कर लेते हैं। b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू -3 है और b2 की वैल्यू -9 है। -3 ऑन -9 मतलब ये हो जाएगा 1 अपॉन 3। फिर c1 अपॉन c2 पता कर लेते हैं। c1 की वैल्यू है -3 और c2 की वैल्यू है -2, -3 ऑन -2। तो आप देखो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये दोनों आपस में इक्वल हैं, लेकिन c1 अपॉन c2 इनसे डिफरेंट है। तो जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल होते हैं लेकिन c1 अपॉन c2 डिफरेंट होता है, तो ऐसी इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो होता है वो ज़ीरो सॉल्यूशंस होते हैं। तो आप लिख दोगे एज a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है लेकिन c1 अपॉन c2 डिफरेंट है, इसलिए हमें ज़ीरो सॉल्यूशंस मिलेंगे। एज a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 इक्वल थे लेकिन c1 अपॉन c2 डिफरेंट था। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारे पास ज़ीरो सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम लिखेंगे दीज इक्वेशंस, जो यहाँ पर इक्वेशंस दी हुई हैं, दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन और ज़ीरो सॉल्यूशन। ठीक है जी, हमने बता दिया इसके ज़ीरो सॉल्यूशन है, मतलब नो सॉल्यूशन है। अब आते हैं सेकेंड प्रॉब्लम पर, बिकॉज हमें सॉल्व इसके आगे नहीं करना है, हमें सॉल्व तभी करना था आगे जब यूनिक सॉल्यूशन थे। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। तो सेकेंड पार्ट के लिए आप सेकेंड प्रॉब्लम को कॉपी कर लो। 2x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 5। फर्स्ट इक्वेशन को ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 इज़ इक्वल्स टू 0। हम 5 को भेज देंगे लेफ़्ट साइड में, तो इक्वेशन हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है अगर आप चेक करने वाले हैं कि इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे हैं, यूनिक या इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशंस। अब सेकंड इक्वेशन पर आते हैं। सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 8। इसको हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 इज़ इक्वल्स टू 0। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये रही और सेकंड इक्वेशन ये रही। हमें पता करना है कि इनके सॉल्यूशन कैसे हैं। तो चलिए a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू पता कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 यहाँ पता कर लेते हैं और b1 अपॉन b2 की वैल्यू यहाँ फाइंड कर लेते हैं और c1 अपॉन c2 की वैल्यू यहाँ फाइंड कर लेते हैं। a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू 3 है, तो a1 अपॉन a2 2 अपॉन 3 बन जाएगा। b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू 2 है, तो ये 1 अपॉन 2 बन जाएगा। ओके, आपने देखा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों डिफरेंट हैं। तो अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 की वैल्यू डिफरेंट हो तो c1 अपॉन c2 की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत होती नहीं है। इसकी वैल्यू कुछ भी आए, इसकी वैल्यू कुछ भी आए, अगर ये दोनों डिफरेंट हो चुके हैं तो इसका मतलब होता है उन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए हम लिख देते हैं as a1 upon a2 and b1 upon b2 are different, so these equations have unique solution। इनका यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। यूनिक का मतलब हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, चलिए अब यूनिक सॉल्यूशन के केस में हमें सॉल्व करना था, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ज़रा मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ यहाँ से, और हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उनको मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, उनको हम सॉल्व करेंगे।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो हम सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन थी 2x + y = 5। जब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था तो ये 2x + y - 5 = 0 बन गई थी। फिर सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 3x + 2y = 8। जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा तो ये 3x + 2y - 8 = 0 बन गई। अब ये दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि x की वैल्यू होती है b1 c2 - b2 c1 अपॉन a1 b2 - a2 b1। ठीक है जी। ये फर्स्ट इक्वेशन है तो यहाँ से आपको a1 b1 c1 मिलेगा। ये सेकंड इक्वेशन है तो यहाँ से आपको a2 b2 c2 मिलेगा। x के कोएफिशिएंट को यहाँ a1 बोलते हैं, y के कोएफिशिएंट को यहाँ b1 बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को यहाँ c1 बोलते हैं। ओके, सेकंड इक्वेशन में आएंगे। यहाँ आपको x का कोएफिशिएंट a2 दे देगा, y का कोएफिशिएंट b2 दे देगा और कांस्टेंट टर्म से c2 मिल जाएगा। ठीक है जी। अगर आप कंफ्यूज है तो मैं पहले वैल्यू लिख देता हूँ कि a1 की वैल्यू और b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें a1 की वैल्यू मिल गई 2, b1 की वैल्यू मिल गई 1 और c1 की वैल्यू मिल गई -5। आई होप आपको ये क्लियर है। सेकेंड इक्वेशन से हमको a2 की वैल्यू मिल जाएगी 3 और b2 की वैल्यू मिल जाएगी 2 और c2 की वैल्यू मिल जाएगी -8। आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है नहीं। अब हम x की वैल्यू पता करते हैं। तो x की वैल्यू पता करने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था पिछले वीडियो में, b1 c2 - b2 c1 अपॉन a1 b2 - a2 b1। अब देख लीजिए b1 की वैल्यू 1 है इंटू c2 की वैल्यू -8 है माइनस b2 की वैल्यू 2 है और c1 की वैल्यू -5 है। मैंने ऊपर से वैल्यूज़ कॉपी करनी है। a1 की वैल्यू 2 है और b2 की वैल्यू 2 है, माइनस लिखूँगा मैं। a2 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 3 है और b1 की वैल्यू 1 है। इसी को सॉल्व करना है और हमें मिल जाएगी x की वैल्यू। तो 1 × -8 इट इज़ -8, -2 × -5 ये हो जाएगा +10, 2 × 2 4 हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा। 10 - 8 2 होता है और 4 - 3 1 होता है। तो x की वैल्यू 2 आ चुकी है। ठीक है जी, समझ गए। ओके, अब हम y की वैल्यू पता करने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा x की वैल्यू फाइंड करने के टाइम पर जो डिनोमिनेटर आप सॉल्व कर रहे थे यही डिनोमिनेटर आपको y में भी मिलेगा। तो आप चाहें तो आप डिनोमिनेटर को y में सॉल्व करें या डायरेक्ट सॉल्व करते करते आप 1 लिखते हैं, बिकॉज आप पहले देख चुके हैं कि x वाले पोर्शन में डिनोमिनेटर को सॉल्व करने से 1 आया था। ठीक है जी। ओके, x की वैल्यू आ चुकी है 2। अब हम पता करते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है c1 a2 c2 a1 अपॉन a1 b2 - a2 b1। ठीक है जी। ओके, ये फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछला वीडियो पहले देख लीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, c1 की वैल्यू है -5 और a2 की वैल्यू है 3 माइनस c2 की वैल्यू है -8 एंड a1 की वैल्यू है 2 अपॉन a1 b2 - a2 b1। इसकी जगह आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, बिकॉज आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि इसको सॉल्व करने पर 1 आया था। अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं सॉल्व कर देता हूँ पूरा। a1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू देख लीजिए 2 है, माइनस a2 की वैल्यू यू कैन सी इट इज़ 3 एंड b1 की वैल्यू इट इज़ 1। ओके, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर -15 आएगा, माइनस +8 हो जाएगा और +8 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर +16 आएगा। नीचे 2 × 2 4 आ जाएगा और -3 × 1 3 हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा 1, नीचे भी आ जाएगा 1, मतलब ये आ गया 1। तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो देखा, हमने सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से और हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी हैं। x इज़ 2 एंड y इज़ 1। ठीक है जी। चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने फिर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देख लीजिए। हमारे सामने दो इक्वेशंस हैं, 3x - 5y = 20। तो मैंने थर्ड पार्ट यहाँ नोट कर रहा हूँ मैं, और थर्ड पार्ट में मैं फर्स्ट इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँगा, मतलब मैं 20 को लेफ़्ट साइड में भेज दूँगा ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। तो ये हो जाएगा 3x - 5y - 20 = 0। सेकेंड इक्वेशन को भी मैं यूँ कॉपी करूँगा कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे। तो 40 को भेज दूँगा लेफ्ट साइड में, 40 लेफ्ट साइड में जाकर -40 बन जाएगा। तो हमारे सामने इक्वेशन आ जाएगी 6x - 10y - 40 = 0।
अब पहले हमें ये चेक करना है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं कैसे, क्या वो यूनिक हैं, क्या वो क्या उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्या वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस उनके निकल रहे हैं। सो हम पहले a1/a2 की वैल्यू पता कर लेते हैं, a1/a2 की वैल्यू और b1/b2 की वैल्यू और c1/c2 की वैल्यू, तीनों की वैल्यू पता कर लेते हैं हम। ओके, फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 c1 मिलेगा। सेकेंड इक्वेशन में ये है a2, ये है b2, ये है c2। तो a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 6 है, 3/6। अगर आप इनको रिड्यूस करेंगे 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, ये 1/2 आ जाएगा। अब b1/b2 कर लेते हैं। b1 की वैल्यू -5 है, b2 की वैल्यू -10 है। -5 को -10 से डिवाइड करिए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, ये 1/2 आ जाएगा। मतलब दोनों आपस में इक्वल आए हैं। अब c1/c2 फाइंड कर लेते हैं। c1 की वैल्यू -20 है, c2 की वैल्यू -40 है। -20 को -40 से डिवाइड करने पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 और 40 रिड्यूस होकर 1/2 बन जाएंगे। आपने देखा a1/a2, b1/b2, c1/c2 सब आपस में इक्वल हैं। तो जब ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो ऐसे इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो आप लिख दोगे एज a1/a2 एंड b1/b2 एंड c1/c2, ये तीनों ही आपस में इक्वल निकल आए हैं। सो दीज इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। और जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं तो इसका सॉल्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमें तब सॉल्व करना था जब यूनिक सॉल्यूशन हो। तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो आपको सॉल्व भी नहीं करना है। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट आप देख लीजिए। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है वो सोचिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो फोर्थ पार्ट में हम आते हैं। इक्वेशन है x - 3y - 7 = 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 3x - 3y - 15 = 0। चलिए हम पता करते हैं कैसे सॉल्यूशन है इनके। a1/a2 मतलब 1/3 एंड b1/b2 मतलब -3/3। -3/3 का मतलब होता है 1, क्योंकि दोनों सेम है, डिवाइड होकर बना जाएगा। आपने देखा a1/a2 की वैल्यू और b1/b2 की वैल्यू डिफरेंट है। अगर इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट है तो फिर c1/c2 निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इनका यूनिक सॉल्यूशन हमें पता चल चुका है। तो आप लिखोगे एज a1/a2 एंड b1/b2 आर डिफरेंट, एज a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। सो दीज इक्वेशंस, जो ऊपर इक्वेशंस दी हुई हैं, दीज इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। इनका एक सॉल्यूशन है और वो यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ओके, यूनिक का मतलब होता है जो सिर्फ एक हो। जैसे आपका नाम यूनिक है बिकॉज आप दुनिया में अकेले हो, आप जैसा और कोई नहीं है। सो यू आर यूनिक। ओके जी, चलिए अब ये यूनिक सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में हमको सॉल्यूशन देना पड़ेगा और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से देना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आपको फॉर्मूला तो याद होगा, लेकिन पिछले वीडियो में जब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप फॉर्मूला भूल जाओगे तो फॉर्मूला भूलने के केस में या क्वेश्चन को थोड़ा इजी मेथड से सॉल्व करने के लिए आप एक ट्रिक भी अपना सकते हो। उस ट्रिक से मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। मैं इसको फॉर्मूला से डायरेक्ट नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। इनडायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। आपको करना ये होता है, पहले आप दोनों इक्वेशंस लिख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में जिनका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। फिर आप लिखिए x और यहाँ लिखिए y और यहाँ लिखिए 1। पिछला वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा ऐसे मैंने करवाया था। फिर मैंने लिखा था x के थोड़ा लेफ़्ट साइड में b1 b2 लिख दीजिएगा, x के थोड़ा राइट साइड में c1 c2 लिख दीजिएगा और y के राइट साइड में a1 a2 लिख दीजिएगा और 1 के राइट साइड में आप b1 b2 लिख दीजिएगा। इनको याद रखिएगा, पहले b आया, फिर c आया, फिर a आया, फिर b आ गया, ठीक है ना। 1 वाले ऊपर रहेंगे b1 c1 a1 b1 और नीचे 2 वाले रहेंगे b2 c2 a2 b2, ठीक है। फिर मैंने बोला था आपको इस तरह से एरो लगाने हैं, इस तरह से एरोज़ लगाने हैं, फिर इस तरह से एरोज़ लगाने हैं। और इसके आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखिए आप x लिखो और x अपॉन b1 c2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस b2 c1 कर लीजिएगा। फिर y अपॉन c1 को a2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, c2 को a1 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है जी। फिर 1 लिखिएगा
और A1 को B2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, B2 को A1 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जो आपको फॉर्मूला बताया गया था, आप चाहें तो उस फॉर्मूला से डायरेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो इससे कर सकते हैं। दोनों ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए हैं, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। चलिए अब B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 की जगह मैं इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। B1 की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए A1 B1 C1 ये सब फर्स्ट इक्वेशन में मिलते हैं, तो यहाँ B1 की वैल्यू -3 है, C1 की वैल्यू -7 है, और A1 की वैल्यू 1 है, और B1 की वैल्यू -3 है। ओके, ये सारी वैल्यूज़ जो B1 C1 A1 B1 थी वो फर्स्ट इक्वेशन से मैंने देख कर यहाँ लिख ली हैं। अब मैं आता हूँ B2, ये B2 C2 A2 B2, यहाँ 2 लगा हुआ है, सो ये मिलेंगे सेकेंड इक्वेशन में। ये है A1, ये है B1, ये है A2, ये है B2, ये है C2। तो B2 की जगह लिखेंगे हम -3, और C2 की जगह लिखेंगे -15, और A2 की जगह लिखेंगे हम 3, और B2 की जगह लिखेंगे हम -3। ठीक है जी, चलो सॉल्व करते हैं। अब कैसे करना है, -3 को -15 से मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट आ गया 45। एक माइनस का सिंबल लगाना है यहाँ, फिर -3 को -7 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिख लेना है, ये 21 है। यहाँ इक्वल और यहाँ इक्वल लगा रहेगा। फिर -7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट यहाँ लिखना है, एक माइनस लगाना है। -15 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ रिजल्ट लिख देना है। दो माइनस है तो इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। अब 1 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिखना है, एक माइनस का सिंबल लगाना है। 3 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिखना है, दो माइनस तो इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। ठीक है जी, बस इसके आगे आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। आई होप आप समझ गए हो। एक बार फिर देखिए, अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप x y 1 लिख लीजिए, फिर x के थोड़ा लेफ्ट साइड में B1 B2 लिखिए, C1 C2 लिखिए, A1 A2 लिखिए, B1 B2 लिखिए। ठीक है, और बाद में डायरेक्ट या फिर बाद में आप उनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। B1 की वैल्यू -3 है और B2 की वैल्यू -3 है, C1 की वैल्यू -7 है और C2 की वैल्यू -15 है। C1 ये देखिए, C2 ये देखिए। ठीक है जी, सब हो गया क्लियर। फिर क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ रिजल्ट लिखेंगे, एक माइनस का सिंबल लगाएंगे, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट यहाँ लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट यहाँ लिखेंगे, माइनस सिंबल लगाएंगे, -15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट यहाँ लिखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट यहाँ लिखेंगे, एक माइनस का सिंबल लगाएंगे, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट यहाँ लिखेंगे। अब इसके आगे क्या होगा वो तो इसके आगे आप देखिए, x अपॉन 45 -21 24 हो गया, इज इक्वल्स टू y अपॉन -21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -3 मैंने लिखा, माइनस माइनस +9 हो गया। ठीक है जी, चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x अपॉन 24, ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। y अपॉन इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए, -6 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट को इक्वेट कर दीजिए। x अपॉन 24 को 1 अपॉन 6 के इक्वेट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x की वैल्यू आपको 4 मिलेगी। इधर सेकंड और लास्ट पार्ट को इक्वेट कर दीजिए तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1। तो आपको x की वैल्यू मिल गई है 4 और y की वैल्यू मिल गई है -1। आपने देखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं सेकंड प्रॉब्लम को। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो पूरा हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, इन इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशंस हैं, लेकिन आपको बताना है कि ऐसी सिचुएशन में a और b की वैल्यू क्या होगी वो बतानी है। तो आपको पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इक्वल रहते हैं। तो when equations have infinitely many solutions, जब भी कभी infinitely many solutions होते हैं इक्वेशन के, then a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये तीनों आपस में इक्वल रहते हैं। ठीक है जी, तो चलिए हम a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू पुट कर देंगे और देख लेंगे कि a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है जी, चलो जी इसके आगे सॉल्व करते हैं। a1 अपॉन a2, तो देखिए पहले तो इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये 2x + 3y - 7 इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगी जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी जाएगी। और जो सेकंड इक्वेशन है ये हो जाएगी a - b × x प्लस a + b × y -3a - b + 2 इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है जी। जब हम इस नंबर को, इस कांस्टेंट टर्म को भेजेंगे लेफ्ट साइड में तो 3a नेगेटिव हो जाएगा, b नेगेटिव हो जाएगा और 2 पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है, c1 की वैल्यू -7 है। सेकेंड इक्वेशन में a2 की वैल्यू a - b है, b2 की वैल्यू a + b है और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू ये पूरी है -3a - b + 2। याद रखिए, x के कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, y के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। x का ये पूरा कोएफिशिएंट a कहलाता है, y का ये पूरा कोएफिशिएंट b कहलाएगा और ये पूरा कांस्टेंट टर्म c कहलाएगा। ठीक है जी। ओके, तो आपने देखा था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में a1/a2, b1/b2, c1/c2 इक्वल होते हैं। तो a1 की वैल्यू क्या है? 2 है, a2 की वैल्यू क्या है? a - b है, b1 की वैल्यू क्या है? 3 है और b2 की वैल्यू a + b है, c1 की वैल्यू -7 है और c2 की वैल्यू ये है -3a - b + 2। ये तीनों आपस में इक्वल होंगे बिकॉज इन इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। अब आप क्या करो, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करो या फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करो या सेकंड और थर्ड को इक्वेट करो, तो आपको 2 इक्वेशंस मिलेंगी। उन इक्वेशंस को सॉल्व करने से आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए फिलहाल हम फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करते हैं। हमने फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट किया है। फर्स्ट पार्ट है 2/a - b और सेकंड पार्ट है इतना। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ने a + b को मल्टीप्लाई किया तो 2a + 2b आ गया, 3 ने a - b को मल्टीप्लाई किया तो 3a - 3b आ गया। इसके बाद ये 2a हम भेज देते हैं राइट साइड में तो 3a - 2a a बचा, क्लियर। और 2b को हम भेज देते हैं राइट साइड में तो -3b - 2b हो गया -5b = 0। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन आ गई है वो आ गई है a - 5b = 0। आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, a - 5b = 0। ठीक है जी। अगर किसी का आंसर सॉल्व करने पर -a + 5b आएगा तब भी सही है, बिकॉज इस इक्वेशन के अगर हर टर्म का साइन बदल देंगे तब जो इक्वेशन आती है वो सेम ही इक्वेशन होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई है a - 5b = 0। चलिए अब बनाते हैं सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हम किसी 2 और पार्ट को इक्वेट कर देते हैं। पहले तो हमने इन दोनों को इक्वेट किया था, चलिए इस बार हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगी। पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म से, तो 3 ने -3a को मल्टीप्लाई किया -9a हो गया, फिर 3 ने -b को किया तो -3b हो गया, फिर 3 ने 2 को किया तो 6 हो गया, -7 ने a को किया तो -7a हो गया, -7 ने b को किया तो -7b हो गया। ठीक है जी। अब -7a को भेज देते हैं लेफ्ट साइड में तो ये बन जाएगा +7a। +7a में से 9a सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा -2a। -7b को भेज देते हैं लेफ्ट साइड में, बन जाएगा +7b। +7b में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 4b। इस 6 को भेज दीजिए आप लेफ्ट राइट साइड में या यहीं लिखा रहने दीजिए, = 0। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन थी a - 5b = 0 और सेकंड इक्वेशन ये है। इस सेकंड इक्वेशन में देख लीजिए हर टर्म 2 से डिविजिबल है। आप फर्स्ट टर्म को 2 से डिवाइड कर सकते हो, सेकंड को भी, थर्ड टर्म को भी। तो जब इक्वेशन में हर टर्म किसी से डिविजिबल होता है तो डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए -a, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए +2b, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए +3 = 0। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई है -a + 2b + 3 = 0। चलिए इन दोनों इक्वेशंस को अब सॉल्व कर लेते हैं और हमको पता चल जाएगा a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। ज़रा क्वेश्चन को यहाँ से हटा देते हैं। a - 5b = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है -a + 2b + 3 = 0। इन इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। बस ये इक्वेशंस थोड़ी सी नॉर्मल इक्वेशन से डिफरेंट हैं। नॉर्मली इक्वेशंस में x और y वेरिएबल्स होते थे, लेकिन यहाँ a और b वेरिएबल्स हैं। ठीक है जी। तो आप यूँ ही समझो कि यहाँ पर x और y लिखा हुआ है। तो आपका जो फॉर्मूला था, आपने जो फॉर्मूला याद किया था कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप b1 c2 b2 c1 अपॉन a1 b2 a2 b1 करोगे, इसी फॉर्मूले से सॉल्व करो। आपका वेरिएबल नॉर्मली x और y होते थे ना, यहाँ a और b हैं तो आप यहाँ x की जगह a लिख लीजिए। ठीक है जी, ओके। और ये जो b1 c2 है इनको ज़रा चेंज कर लीजिए, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, थोड़ा सा नाम बदल लीजिए। ठीक है, उसी तरह सॉल्व करिए। तो यहाँ a के कोएफिशिएंट को
मन में यूँ सोचिए कि ये x लिखा हुआ है और ये y लिखा हुआ है, ये x है और ये y है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ a के कोएफिशिएंट को हम a1 बोलेंगे, b के कोएफिशिएंट को हम b1 बोलेंगे और कांस्टेंट टर्म जो है नहीं उसको हम c1 बोलेंगे। यहाँ कांस्टेंट टर्म 0 है। a के कोएफिशिएंट को हम a1 बोलेंगे, b के कोएफिशिएंट को हम b1 बोलेंगे और कांस्टेंट टर्म को हम c1 बोलेंगे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ज़रा देख लीजिए, हम यहाँ a1 b1 c1 निकाल लेंगे इस इक्वेशन से। a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू -5 है और कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, सो वो 0 है। a2 और b2 और c2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से सेकंड इक्वेशन से। तो -1 आ गई a2 की वैल्यू और b2 की वैल्यू आ गई 2 और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आ गई c। ठीक है जी। तो मैंने बताया था आपको यहाँ a और b निकालना है, तो a निकालने के लिए मैंने लिखा था b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। आप चाहें तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट करें, या फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आप x y 1 लिख लिया करें, फिर b1 b2 c1 c2 और a1 a2 और b1 b2 लिख लें, उस तरह से कर सकते हैं। क्लियर? ओके। तो चलिए वैल्यूज़ कॉपी करते हैं। a इज़ इक्वल्स टू b1 की वैल्यू क्या है? b1 की वैल्यू है -5 और c2 की वैल्यू है 3 माइनस b2 की वैल्यू है 2 और c1 की वैल्यू है 0 अपॉन a1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है 2 माइनस a2 की वैल्यू है -1 और b1 की वैल्यू है -5। चलिए सॉल्व करते हैं इनको। -5 ने 3 को मल्टीप्लाई किया, -15 आ गया। -2 इंटू 0 0 है, तो आप 0 यहाँ लिखो ही मत, बिकॉज ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये वैल्यू चेंज ही नहीं होगी 0 की वजह से। 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, माइनस 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 3 माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। 1 5 को मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाएगा, तो ये -5 आ जाएगा। ये हो जाएगा -15 अपॉन -3, रिड्यूस करने पर 5 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमको 5 मिल चुकी है। चलिए अब पता करते हैं b की वैल्यू। आप चाहें तो a की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो आप a की वैल्यू उठाकर सेकंड इक्वेशन में या फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिए, आपको b मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना, तो फॉर्मूला मैं बना देता हूँ। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ हम लिखेंगे c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, चलिए b की वैल्यू पता कर लेते हैं। c1 की वैल्यू है 0 और a2 की वैल्यू है -1 माइनस c2 की वैल्यू है 3 और a1 की वैल्यू है 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। थोड़ी देर पहले आपने सॉल्व किया था, आप चाहें तो वही वैल्यू पुट कर दें, अदरवाइज़ दोबारा भी सॉल्व कर सकते हैं। a1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है -1 और b1 की वैल्यू देख लीजिए -5 है। चलिए सॉल्व करते हैं इनको। ऊपर आ जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, ये -3 बन जाएगा अपॉन नीचे सॉल्व करने पर पिछली बार -3 आया था, फिर -3 आ जाएगा। सॉल्व करने बना गया, तो b की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है जी। तो हमने सॉल्व कर लिया है। a की वैल्यू 5 आई है और b की वैल्यू 1 आई है। a की वैल्यू 5 आई है और b की वैल्यू 1 आई है। तो आपके सामने जो क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन था। बोला गया था कि a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये दोनों इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो इनफाइनाइट हों। तो a और b की वैल्यू 5 और 1 होनी चाहिए। a शुड बी 5, b शुड बी 1। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। हम आते हैं और सॉल्व करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में एक और पार्ट है हमारे सामने, अब इसको सॉल्व करना है। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। पिछले पार्ट में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस थे, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल होते हैं लेकिन c1 अपॉन c2 डिफरेंट होता है, तब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो आप लिखोगे फॉर नो सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 में ये दोनों तो आपस में इक्वल रहेंगे, लेकिन ये तीसरा वाला डिफरेंट रहेगा। ठीक है जी। जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये डिफरेंट रहेगा। तो चलिए इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ और फिर मैं निकालता हूँ k की वैल्यू। तो फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगी। 1 को हम भेज देंगे लेफ्ट साइड में। और सेकेंड इक्वेशन 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई, और 2k को भेजने पर 2k प्लस 1 को उधर भेजने पर -2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा।
ये फर्स्ट इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये सेकंड इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलिए जी, अब पता करते हैं कि जब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है तब k की वैल्यू क्या है। तो कोई सॉल्यूशन ना होने के केस में a1/a2 b1/b2 के इक्वल होता है, लेकिन c1/c2 डिफरेंट रहता है। a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से मिलेगी, a2 b2 c2 सेकंड इक्वेशन से मिलेगा। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर। a1 की वैल्यू 3 है और a2 की वैल्यू 2k-1 है, b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू k-1 है, c1 की वैल्यू -1 है और c2 की वैल्यू -2k-1 है। ठीक है जी। और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट रहता है। आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए जी, अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको, हमको k की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए पहले इन दोनों को इक्वेट करते हैं k की वैल्यू पता करने के लिए, फिर इनको इक्वेट करेंगे। ये तो नॉट इक्वल हैं, देखते हैं इनके नॉट इक्वल से क्या आता है। तो पहले इनको इक्वेट कर देते हैं। तो इनको इक्वेट करने से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 को k से मल्टीप्लाई करने पर 3k आ जाएगा, 3 ने -1 को मल्टीप्लाई किया तो -3 आ जाएगा, 2k ने 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2k आ जाएगा, -1 ने 1 को मल्टीप्लाई किया -1 आ जाएगा। अब 2k को भेज दीजिए लेफ्ट साइड में, 3k - 2k मिलकर बन जाएगा k, -3 जाएगा राइट साइड में तो -3 बन जाएगा +3 में से -1 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 2। तो k की वैल्यू आ चुकी है 2, k की वैल्यू आ चुकी है 2। ओके, हमने ये तो देखा कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं और दोनों को आपस में इक्वेट करने से k की वैल्यू 2 मिल जाती है। लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं, या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं। तो देखते हैं कि इनको सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलता है। ज़रा थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटाता हूँ और देखते हैं सॉल्व करने में क्या मिलेगा। -2k -1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2k -1 ही मिल जाएगा। बीच में नॉट इक्वल का ये सिंबल लगा रहेगा। k -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -k +1 मिल जाएगा। अब -k को आप ऐसा करो, -2k को भेज दो राइट साइड में तो +2k -k बन जाएगा k, -1 और ये 1 उधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो इससे हमें ये मिल रहा है कि k की वैल्यू -2 नहीं है। ओके, k की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तभी a1/a2 और b1/b2 इक्वल होंगे। k की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर k की वैल्यू -2 हो जाएगी तो आप जब सॉल्व करोगे ना तो ये पोर्शन भी इनके इक्वल हो जाएगा और ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिखोगे कि k की वैल्यू 2 होनी चाहिए और k की वैल्यू -2 बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। k की वैल्यू 2 होनी चाहिए और k की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए। अगर k की वैल्यू 2 रहेगी तो a1/a2 b1/b2 सेम रहेंगे। अगर k की वैल्यू -2 नहीं रहेगी तब तो c1/c2 डिफरेंट रहेगा, लेकिन अगर -2 के इक्वल हो गया k तब तो c1/c2 भी इक्वल हो जाएगा। और अगर ये इक्वल हो गया तो फिर जो हमारे पास कंडीशन थी कि इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए वो फ्लॉप हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हम पूरे कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यू कैन सी सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्सटीट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड आप 2-3 वीडियोस पहले जो लेक्चर्स बताए गए थे उसमें समझ चुके हैं। अभी हमको सब्सटीट्यूशन से करना है, वो मेथड हमको पता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बताना है, ये मेथड हम आज सीख चुके हैं। चलिए दोनों मेथड से बताते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 8x + 5y = 9। सेकेंड इक्वेशन है 3x + 2y = 4। सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले हमें एक इक्वेशन सेलेक्ट करनी होती है, उस इक्वेशन में x या y को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो फॉर इंस्टेंस हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है और हम इसमें पता कर लेते हैं कि x या y की वैल्यू क्या है। हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, वो है 9 - 5y/8। इस इक्वेशन को उठाकर आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। सब्सटीट्यूट this value of x in equation number 2। आते हैं इक्वेशन नंबर 2 में और x की जगह पुट करते हैं 9 - 5y/8 + 2y = 4। चलिए 3 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 9 27, 3 × 5 15y/8 + 2y = 4। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए मैं इस तरफ का स्पेस ज़रा खाली कर रहा हूँ और देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। इन दोनों को आपस में ऐड करने के लिए पहले इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लीजिए। यहाँ डिनोमिनेटर 8 है, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, तो 8 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 8। ऊपर है 27 - 15y, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 16y आ जाएगा = 4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 32 आ जाएगा। इधर 27 लिखिए, -15 और +16y मिलकर बन जाएंगे +y। तो y की वैल्यू देख लीजिए आ चुकी है 32 -
27, मतलब y की वैल्यू 5 आ गई है। अब y की इस वैल्यू को उठाकर आप सब्सटीट्यूट कर दो किसी भी इक्वेशन में, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, y इज़ इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देते हैं। 3x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 4, हम y की जगह लिख देते हैं 5, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 10 इज़ इक्वल्स टू 4। 3x की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 10 मतलब -6, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2, x की वैल्यू हो जाएगी -2। देखिए हमको x की वैल्यू मिल गई है -2 और y की वैल्यू मिल गई है 5। ये जो हमने सॉल्व किया है, ये हमने सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज़ किया है दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्वेश्चन को जरा मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इक्वेशंस कॉपी कर लेता हूँ। 8x प्लस 5y इज़ इक्वल्स टू 9, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये 8x प्लस 5y माइनस 9 इज़ इक्वल्स टू 0 बन जाएगी। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 4, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये 3x प्लस 2y माइनस 4 इज़ इक्वल्स टू 0 बन जाएगी। अब फर्स्ट इक्वेशन में a1 की वैल्यू 8 है, b1 की वैल्यू 5 है, c1 की वैल्यू -9 है। सेकेंड इक्वेशन में a2 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू 2 है, c2 की वैल्यू -4 है। ओके जी, चलिए सॉल्व करते हैं हम a1 और b1, c1, a2, b2, c2 की हेल्प से x की वैल्यू। तो x को फाइंड करने का मेथड है b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है जी। b1 की वैल्यू 2 है। देखिए ये रहेगा a1, ये है b1, ये रहेगा c1, a2 b2 c2। अब अगर आप कंफ्यूज तो प्लीज़ पहले से वैल्यूज़ लिख कर रख लीजिए। ओके, b1 की वैल्यू है 5 और c2 की वैल्यू है 2 लिखा है, तो सेकेंड इक्वेशन में जाइए, c2 की वैल्यू है -4, माइनस लिखिए। b2 2 लिखा है तो सेकेंड इक्वेशन में जाइए और b को उठा लीजिए, मतलब 2 हो जाएगा। c1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से मिलेगी -9। ओके, a1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन में आइए 8 है, b2 2 का मतलब सेकेंड इक्वेशन में जाइए, आपको 2 मिल गया, माइनस a2 की वैल्यू 2 का मतलब सेकेंड इक्वेशन में जाइए, a2 की वैल्यू 3 है और b1 की वैल्यू 5 है। चलिए इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। 5 इंटू 4 -20, -2 इंटू -9 प्लस 18, 8 इंटू 2 16, -15, ऊपर आ जाएगा -2, नीचे आ जाएगा 1, मतलब ये -2 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई -2। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप y का फॉर्मूला यहाँ लिख दीजिए। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y का फॉर्मूला लिख दीजिए। y की वैल्यू होती है c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं a1 b1 c1 से, तो पहले आप वैल्यूज़ लिख लीजिए। a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू आप लिख लीजिए। a1 की वैल्यू 8 है और b1 की वैल्यू 5 है और c1 की वैल्यू -9 है। ठीक है जी। a2 b2 और c2, इन तीनों की वैल्यू लीजिए। a2 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू 2 है और c2 की वैल्यू -4 है। चलिए जी पता करते हैं y की वैल्यू। तो c1 की वैल्यू है -9 और a2 की वैल्यू है 3, c2 की वैल्यू है -4 और a1 की वैल्यू है 8। a1 की वैल्यू है 8 और b2 की वैल्यू है 2 माइनस a2 की वैल्यू है 3 और b1 की वैल्यू है 5। इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आएगा -27 प्लस 32 अपॉन 16 माइनस 15, तो ये आ जाएगा 5/1। 5/1 का मतलब 5 होता है। तो आपको x की वैल्यू मिल गई है और y की वैल्यू मिल गई है, दोनों वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आप चाहें तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूँ भी यूज़ कर सकते थे। आप x लिख देते, y लिख देते और 1 लिख देते, फिर यहाँ b1 और b2 की वैल्यू लिख देते और फिर यहाँ c1 और c2 की वैल्यू लिख देते, यहाँ a1 और b2 की वैल्यू लिख देते और यहाँ a1 और a2 की वैल्यू लिख देते, यहाँ b1 और b2 की वैल्यू लिख देते। फिर आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते इस तरह से क्रॉस, और फिर अपॉन में करके कर देते हैं। मैं एक बार बता चुका हूँ, आगे जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो मैं इस मेथड को भी बता दूंगा एक बार फिर, ताकि आपको दोनों मेथड्स क्लियर हो जाएं। जो आपको मेथड बेटर लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो, दोनों ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स हैं। ओके जी, तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम देखेंगे इसी एक्सरसाइज के लास्ट प्रॉब्लम को, जहाँ हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। थैंक यू।